आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं मुंबई में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख। नमस्कार श्रोताओं, इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जिस तेजी के साथ नए मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में इसे लेकर सबकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इस बीच सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए अगले 4 सप्ताह के दौरान देश में स्थिति बहुत नाजुक होगी। अगर हम याद करें तो इससे पहले 17 सितंबर को एक दिन में रिकॉर्ड 97,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। वहीं कल ये आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। आज सुबह भी जारी किए गए आंकड़ों में 97,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। जैसा कि स्वास्थ्य सचिव ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में कुल सक्रिय मामलों का लगभग 58% केवल महाराष्ट्र में है। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रतिदिन 44,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में भी बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए इस समय देश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और 80 से भी कम दिनों में 8 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। कोरोना से बचाव में इस टीकाकरण की बहुत अहम भूमिका है। इसलिए कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। हेमंत का इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है और मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में एक लंबा अनुभव रहा है। हाल ही में डॉक्टर देशमुख को इंडियन टेलीविजन एकेडमी के कोरोना वॉरियर सम्मान से नवाजा गया है। डॉक्टर हेमंत नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, शुक्रिया। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर हेमंत से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर देशमुख, इस समय कोरोना की दूसरी लहर अपनी पीक पर है और इसके नए मामले लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच गए हैं, जो सभी के लिए चिंता का विषय है। सरकार ने अगले 4 हफ्ते इसे लेकर बहुत क्रिटिकल माना है। आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने सिद्धार्थ। ये दूसरी लहर जो कोरोना की आ रही है, ये दूसरी लहर में वायरस की 3 गुनी रफ्तार है। इसका मतलब ऐसे होता है कि ये वायरस ट्रांसमिटेबिलिटी में काफी तेज है। इसकी ट्रांसमिशन पावर इतनी ज्यादा है कि ये हमेशा बढ़ते रहेगी, आगे बढ़ते रहेगी और आपको संक्रमित करते रहेगी। इसलिए सतर्क रहे इस वायरस के साथ। जी, और अगर हम देखें तो आज कोविड-19 पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए लोगों की भागीदारी यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन पर बहुत जोर दिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने भी कोरोना से बचाव में जन भागीदारी और जन आंदोलन पर जोर दिया था। आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कि इस बीमारी का कारण वायरस तो है, लेकिन हमारी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होती है हमारी आम जनता में, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें बिल्कुल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के सामने जाना चाहिए और हमें ऐसे देखना चाहिए कि ये कोविड जो वायरस है वो संक्रमित ना हो और हम इससे बचे कैसे। हम जो बार बार 3 चीज कहते रहते हैं कि हम हमेशा मास्क पहने रहेंगे, हम हमेशा हाथ सैनिटाइज करते रहेंगे और हम हमारा फिजिकल डिस्टेंस हमारे बाजू वालों से हमेशा रखेंगे। ये 3 चीज अगर हमारी जनता पूरी करती है तो हम इस वायरस को हराने में कामयाब जरूर रहेंगे। जी, और अगर डॉक्टर देशमुख हम देखें तो पहले
अगर इसके केसेस जो है अब इतने ज्यादा बढ़ गए हैं ये दूसरी लहर के, किसने पहली लहर के जो सर्वाधिक आंकड़ा है उसको भी क्रॉस कर लिया है, लेकिन पहले हमें बहुत ज्यादा पता नहीं था। आज हमारे पास कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन है और डॉक्टर देशमुख, हमने 8 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है और इसमें 45+ लोग जिनकी भागीदारी है इस वैक्सीनेशन में, जो एलिजिबल हैं, बेनिफिशियरी हैं। तो आप ऐसे लोगों से क्या कहेंगे, कैसे हम इसको और ज्यादा तेज कर सकते हैं या गति प्रदान कर सकते हैं? ये 45 की उम्र पार कर चुके सभी लोगों को अब कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। वैक्सीनेशन को लेकर कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति अब भी बनी हुई है। उन्हें डर की वैक्सीन लेने से कोई नई परेशानी ना पैदा हो, लेकिन इसके लिए हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हमें कोई भी बीमारी हो, कोई भी कोमॉर्बिडिटी हो, हमें वैक्सीन के सामने बिल्कुल तैयार होना चाहिए। हम सतर्क रहेंगे कि हम वैक्सीन लगा लेंगे। WHO और ICMR के हिसाब से हम वैक्सीनेशन पूरी करेंगे और जो भी लाभार्थी है, हम इस कोरोना वायरस से बचने के लिए या उसके ऊपर जीत पाने के लिए हमें खुद को कोरोना वैक्सीन लेने की हम एक अभिलाषा रखेंगे हमेशा के लिए। जी, और डॉक्टर देशमुख, सरकार भी सारे प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए। अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत छुट्टी के दिनों में भी अब आप सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उन्हें खोला गया है और दिल्ली में भी अब 24 घंटे जब भी आप लगवाना चाहें वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो एक इस प्रक्रिया में और गति लाने के लिए सरकार भी पूरी तरह से प्रयासरत है। अब जरूरत है लोगों को सामने आने की। बिल्कुल। और लोगों को सामने बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है लाभार्थियों के लिए सुबह से लेके 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक बंबई में चालू है। दिल्ली में तो पूरे 24 घंटे चलती है वैक्सीनेशन सेंटर्स। और हम आजकल तो एतवार के दिन भी वैक्सीनेशन सेंटर चालू रखेंगे, सिर्फ लाभार्थियों के लिए, सिर्फ जनता के लिए। जी, तो जैसा कि डॉक्टर देशमुख बता रहे हैं कि हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर पे जो भी व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल हैं, 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, चाहे उन्हें किसी प्रकार की बीमारी है या नहीं है, आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाकर अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। और डॉक्टर देशमुख, हमारे एक श्रोता पवन कुमार ने ईमेल पर पूछा है कि क्या टीका लगवाने के बाद वो अल्कोहल या शराब का सेवन कर सकते हैं? अब ऐसी स्थिति में काफी लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि शराब से हम हमारा गला सैनिटाइज करेंगे। जी, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप अल्कोहल लेते हो या शराब का सेवन करते हो तो उसका मतलब कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो थोड़ी कम हो जाती है। हम तो डॉक्टर पूरी डॉक्टर हमेशा कहते रहेंगे कि शराब की सेवन करना या अल्कोहल सेवन करना अपने शरीर के लिए हानिकारक होता है। आप 1 दिन या 2 दिन नहीं लोगे वैक्सीनेशन के बाद शराब तो अच्छा होगा। डॉक्टर देशमुख, क्या इसका कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? अगर हम इसी के साथ अगर हम धूम्रपान की भी बात करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी हैबिट में है, तो क्या एक वैक्सीन के साथ क्या ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं ये दोनों चीजें? वैक्सीन में अल्कोहल या शराब पीना और स्मोकिंग करना या तंबाकू का सेवन करना बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। ये 2 काफी ऐसी बीमारियां हैं कि अगर हम वैक्सीनेशन करते हैं तो उसकी प्रक्रिया में हम हमारी एंटीबॉडीज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हम एंटीबॉडीज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्कोहल या स्मोकिंग करके हम हमारी इम्यूनिटी कम कर रहे हैं। तो इसमें बेहतर यही होगा कि अगर आप वैक्सीनेशन करते हो तो 2 दिन या 3 दिन 72 घंटे तक आप शराब पीना या स्मोकिंग करना वर्ज होना चाहिए। जी, और डॉक्टर देशमुख, हमारी एक श्रोता कल्पना जोशी ने ईमेल से जानना चाहा है कि उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद दूसरी इसकी जो डोज थी वो गलती से नियत समय के पहले ही लगवा ली है।
शायद 8 से 10 दिन के अंदर ही दूसरी डोज ले ली है, तो ये जानना चाहती हैं कि क्या ऐसे में उन्हें दोबारा वैक्सीन लगवानी होगी और क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर अर्ली वैक्सीनेशन कराने की वजह से? यहाँ दो चीज होती है। अगर आप वैक्सीनेशन का पहला खुराक लेते हो और काफी लोग एक खुराक के बाद दूसरा खुराक लेते ही नहीं, यहाँ ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि एक वैक्सीनेशन डोज के बाद तुरंत 8 दिन में वैक्सीनेशन दी गई है जी। यह गलती शायद जो वैक्सीनेटर है उन्होंने बराबर देखा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास आपका पूरा कोविन ऐप में पूरा रजिस्टर्ड होगा कि कौन से दिन आपको फर्स्ट डोज दिया गया है और आपका सेकेंड डोज की तारीख क्या है। अगर आप सेकेंड डोज की तारीख के पहले लेते हो, मुमकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके कोविन ऐप में आपको पहले वैक्सीनेशन देने की संभावना पैदा ही नहीं हो सकती। जी, और इस बीच डॉक्टर देशमुख पूरे देश से श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और आज के कार्यक्रम के हमारे पहले कॉलर झज्जर हरियाणा से संदीप जी जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है सर। मैं एक जानकारी रखना चाहूंगा आपके लिए, एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा। जी सर, जिस तरीके से अपने देश में जो कोरोना वायरस बढ़ रहा है, हमें एक सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है जिससे हमारी कोरोना जो वायरस की जो संक्रमण दर है ये घट सकती है। जी तो दूसरा मेरा पहला मतलब ये है कि सरकार को एक फैसला ऐसा लेना चाहिए कि कुछ दिन तक जैसे कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ रही है तो मतलब लॉकडाउन हल्का फुल्का बढ़ा देना चाहिए, जहाँ पे रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना की। जी डॉक्टर देशमुख, जैसा कि संदीप जी हमें सलाह भी दे रहे हैं और जानना भी चाह रहे हैं कि जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, इस समय सख्त कदम उठाने की जरूरत है इसके बचाव के लिए। बिल्कुल सही कहा संदीप जी ने कि कभी कभी तो सख्त कदम उठाने के बाद ही जनता सतर्क हो जाती है। इसका मतलब ऐसे होता है कि हम एक बड़ा लॉकडाउन कर चुके हैं, हम बड़ा लॉकडाउन देख चुके हैं, हम अब छोटी छोटी लॉकडाउन्स कर रहे हैं, यानी मिनी लॉकडाउन्स होते हैं ये जी। और इसमें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए कि ये मिनी लॉकडाउन हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना चाहिए। हम जब तक स्ट्रिक्टली एनफोर्स करते नहीं है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारी जनता में बिल्कुल पैदा नहीं होता है, तब तक हम इस कोरोना वायरस को हराने में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए ये लॉकडाउन कंटिन्यूस होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये लॉकडाउन मिनी लॉकडाउन की तरह हमेशा चलते रहना चाहिए। जी, और अगर इसमें जैसा कि हम लोग शुरू से डॉक्टर देशमुख आपने भी और जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी शुरू से अपील करते आ रहे हैं कि अगर हम जागरूक हैं, अगर हम जो है जो सोशल वैक्सीन इसके लिए है, अगर सुरक्षा के जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अगर हम अपना रहे हैं और हमें बहुत सिंपल सी चीज करनी होती है, हम नागरिक अगर इसमें बराबर से हिस्सेदारी करेंगे तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और अब हम रुक करते हैं राजस्थान में जयपुर का, जहां से रामुल यादव जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रामुल जी नमस्कार। हाँ साहब, जय श्री राम डॉक्टर साहब। मैं नेत्रहीन हूँ साहब जी। मेरी 83 साल की उम्र है। मैं टीका लगवाना चाहता हूँ। ये जयपुर में हमारे आज 500 और 28 कोरोना आया। मैं घर से बाहर निकलता नहीं हूँ। हम जैसे नेत्रहीन आदमी कैसे टीका करवावे? 83 साल की उम्र है। जयपुर झोटवाड़े से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर देशमुख, जैसा कि बता रहे हैं कि 83 साल की उम्र है, नेत्रहीन है, तो अब टीकाकरण करवाने के लिए ये पूरी तरह से एलिजिबल है और बाहर जाने में किस तरह का खतरा हो सकता है? बिल्कुल एलिजिबल है। उनको किडनी की बीमारी हो या दिल के मरीज हो या शुगर की परेशानी हो या लिवर की इम्यूनिटी कम हो, इन सभी डिजीजेज में यानी कोमॉर्बिडिटीज होती है, फिर भी हमें टीका लगाना जरूरी होता है। अगर आपके साथ कोई आपको टीकाकरण केंद्र में ले जाता है, टीकाकरण करता है, तो बिल्कुल करना चाहिए।
जी, और इस बीच हम रुख करते हैं जम्मू का, जहां से वीरेंद्र लंबू जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा एक चीज है, मतलब लोग गलतियां तो करते हैं, ये हम जानते हैं जी, मगर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी गलतियां, मैं आपको यहाँ जम्मू कश्मीर का एक उदाहरण दे दूंगा जी। लखनपुर में रोकते हैं लोग बेचारे, मतलब जो जिनको मतलब सोर्सेज होते हैं वो जाते हैं, मगर जो रुकते हैं उनको घंटों 2-2 घंटे लगते हैं जी। अगर टेस्टिंग करनी है उसमें होने चाहिए ज्यादा काउंटर, जो लोग एक जगह जमा न हो जाए जी। तो उससे भी फैलता है। दूसरे यहाँ पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उस पे मेरे ख्याल से तुरंत पाबंदियां आनी चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसे नहीं कर रहा है। तीसरी बात है, जो स्कूल खुल रहे हैं टीचरों के लिए, स्कूल तो बंद हो गए, टीचर्स जा रहे हैं, एक 8x8 कमरा है, उसमें स्टॉक रूम में रखते हैं 4-4, 5-5 टीचरों को। जी जी। तो ऐसे कई गलतियां जिससे भी फैल रहा है, मतलब कई स्कूलों की उदाहरण, मगर लोकल लेवल पे हमें कहीं नहीं है जहाँ पे हम कंप्लेंट कर सके और उस पर कार्रवाई हो। कार्रवाई के लिए होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जी, डॉक्टर देशमुख क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारी हेल्थ हमारे हाथ में होती है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते हैं तो बीमारी तो हमें ही होगी। अगर हमें बचना है तो हम बिल्कुल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी हम हमेशा बताते आ रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहते हैं, हैंड सैनिटाइजेशन और मास्किंग, यह 3 चीजें इतनी रोबस्ट है कि हम अगर इनको फॉलो करते हैं तो हम बिल्कुल कोरोना को हरा सकते हैं। हम और किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे कि हमें कोरोना ना हो, हम सतर्क रहेंगे हमारे लिए। अगर हर एक आदमी सतर्क रहता है, हमारी जिम्मेदारी हमारी हेल्थ के ऊपर होती है, हमारी हेल्थ हमारी जिम्मेदारी है, तो हम अकेले जिम्मेदार हैं इस कोरोना वैक्सीन को लेने के लिए और कोरोना वायरस को हराने के लिए। जी डॉक्टर देशमुख, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी। तो अगर हम अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को हराने में सक्षम होंगे। और हमारे एक श्रोता ने ये सवाल पूछा है ईमेल पर कि जो कोरोना के मामले आ रहे हैं ज्यादातर, तो ऐसा देखने में आ रहा है कि वो लोग जो किसी न किसी सोशल गैदरिंग में गए थे, वहां से आने के बाद उनके पॉजिटिव होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। तो इस बात पे कितनी सच्चाई है? यह बिल्कुल सच है कि जब हम 50 से ज्यादा लोग या 5 से ज्यादा लोग मिलते हैं, हमारा मकसद खाने पे मिलना होता है जी, सिर्फ मिलना कभी नहीं होता है। हम एक तो चाय पियेंगे साथ में या खाना साथ में खाएंगे। अगर आप खाना या पीना साथ में नहीं करोगे तो आपके मास्क आपके मुंह पे हमेशा बंधा रहेगा। जी, तो अगर हम मास्क नहीं निकाल के 50 लोगों में घूमोगे तो हमें वायरस हमारे शरीर में बिल्कुल प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए हमेशा हम कहते आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग काफी महत्वपूर्ण प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है। जी, हम हमारे हाथ नाक या कान में या मुंह में न डालें, और इसलिए हम हमेशा कहेंगे कि हैंड सैनिटाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसलिए बड़े समूहों में न जाना हमारा कर्तव्य होता है। हम अगर 4 लोगों को साथ में मिलते हैं तो हम मास्क नहीं निकालेंगे, यही हम प्रतिज्ञा हमेशा करते रहेंगे। जी, और इस बीच दिल्ली से मोहम्मद वजीर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। वजीर जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सर। जी सर, मैं एक जानकारी लेना चाह रहा था सर कि मेरे 3 बच्चे यहाँ पे, तो अभी कुछ दिन पहले एक को सर्दी जुकाम खांसी भी हुआ, तो लगातार तीनों को होने लगा। और मैंने क्लिनिक में भी पता किया, जाकर देखे तो कई ऐसे बच्चे ऐसे आ रहे हैं कि बीमार ग्रस्त। तो मैं सर पूछना चाहूंगा कि जो कोरोना का जो नया रूप बदला है, क्या बच्चे पे प्रकोप कर रहा है क्या? जी, डॉक्टर हेमंत देशमुख, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात इन्होंने पूछी है कि क्या जो कोरोना का नया बदला हुआ स्वरूप है, इससे बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं क्या? बिल्कुल सही सोचते हैं सब कि पहले तो हम सोचते थे कि जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज है, यानी शुगर की बीमारी हो या थायराइड की बीमारी हो या शुगर की बीमारी जैसे डायबिटीज होता है या फेफड़े की बीमारी हो,
उन्हें ही कोरोना होता है। लेकिन अब ऐसे देखा जाता है कि जो भी किसी के पास कैंसर हो या किसी के पास कोई भी कोमॉर्बिडिटी ना हो, उन्हें भी संक्रमित होने में काफी आसानी हो जाती है इस कोविड के नए सीजन में। अब हम ये कोविड सिर्फ 45 प्लस में नहीं देखते हैं, लेकिन हम बच्चों में भी देख रहे हैं कि ये कोविड बीमारी किसी को भी नहीं छोड़ रही है जी। बच्चे भी उतने ही संक्रमित होते हैं जितने बूढ़े भी संक्रमित होते हैं। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख। डॉक्टर हेमंत से आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और अब हम रुख करते हैं कर्नाटक में बैंगलोर का, जहां से श्रीकांत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हिम का अंत होता है और कोरोना का तेजी होता है, और ये वो पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब कि जिस तरह बोलते हैं कि कितने दिन तक ये वैक्सीन की जो है इम्यूनिटी रहेगी, तो मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह तीसरा ट्रायल जो था वैक्सीन का वो अगस्त में हुआ, तो उन लोगों पे जिन पे अप्लाई हुआ उससे तो हमें अभी तक की रिपोर्ट मिल सकती है। और एक प्रश्न ये कि आज ब्रिटेन से एक खबर आई है कि भारत को बताया गया है आप 18 साल से ज्यादा लोगों को भी टीका लगाएं, और जिनके पास वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट नहीं है उनको भीड़ भाड़ वाली जगह में जैसे प्लेन में उनको परमिशन नहीं दिया जाए। जय हिंद। जी डॉक्टर देशमुख, पहला सवाल इनका ये है कि जो वैक्सीन की इम्यूनिटी है ये कितने दिन तक रह सकती है? बिल्कुल सही पूछा है उन्होंने। वैक्सीन की इम्यूनिटी जो होती है वो कम से कम 6 महीने तक रहेगी। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जब हम वैक्सीनेट खुद को कर लेते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट यानी कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज पैदा कर देती है, और हमारे शरीर में पहले से ही टी सेल जो होता है उसकी भी इम्यूनिटी होती है, यानी पैदाइश इम्यूनिटी जो कहती है वो भी रहेगी, और वैक्सीनेशन के बाद जो होती है वो भी इम्यूनिटी रहेगी। तो हम हमारी टी सेल इम्यूनिटी भी जागरूक करते हैं, और वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी आएगी वो 6 महीने तक बिल्कुल रहेगी। और तब तक 6 महीने तक हम जितने लोगों को हम वैक्सीनेट करना सोचेंगे उतने लोगों को करेंगे, ताकि पूरी जनता, हमारी पूरे देश की जनता हो या हमारे पूरे वर्ल्ड की जनता हो जी, हमें सिर्फ इम्यूनिटी पैदा करनी है इस वायरस के साथ। इस दरमियान अगर ये वायरस थोड़ा म्यूटेट होता है या अपना रूप बदल देता है तो उसके ऊपर भी ये वैक्सीन चलनी चाहिए, वो हमेशा चलती रहेगी। अगर कोई बूस्टर डोज लेना हो तो अभी हम बूस्टर डोज की तरफ भी बढ़ते रहेंगे, लेकिन सिर्फ 6 महीने के बाद। और इन्होंने ब्रिटेन से आई एक खबर का जिक्र किया है जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने और वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही उन्हें कहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की इजाजत देने की बात कही है। बिल्कुल। अब तो भारत देश में जो भी 35 प्लस है यानी 35 साल की उम्र के ऊपर है वो काफी घूमते रहते हैं। 25 साल के ऊपर वाले हमेशा अपनी रोजी रोटी के लिए घूमते रहते हैं। तो हमारी भी मांग सब जनता की यही होगी भारत सरकार से कि हम जो भी 25 और 35 के ऊपर हैं उन्हें भी वैक्सीनेट करवा दो, ताकि हमारी इम्यूनिटी पूरी जनता में फैल जाएगी और हम कोरोना से जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। जी, और इस बीच हम रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां से मुखराम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मुखराम जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरे छोटे छोटे 2 सवाल हैं सर जी। मैंने 3 तारीख को वैक्सीन लगवाया है, पहला डोज जी। और मान लीजिए सर यदि इस बीच में कुछ होता है, जैसे दर्द होता है या हल्का फुल्का बुखार होता है, तो इसके लिए क्या करें? तो अभी आपको कुछ परेशानी हुई? 3 को लगवाया था आपने वैक्सीन?
नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुई। जी जी। तो डॉक्टर जी, और दूसरा सवाल ये है सर कि जो वैक्सीन का दूसरा डोज है जी, और उसको मान लीजिए हम कहीं और लेना चाहें तो क्या हो सकता है क्या कि जहां लिए हैं वहीं होगा? जी डॉक्टर हेमंत, पहली चीज तो ये है कि 3 अप्रैल को वैक्सीन लगवाई थी, अभी तक इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन क्या आगे कुछ और लक्षण आ सकते हैं, परेशानी हो सकती है? अगर आपने वैक्सीन 3 अप्रैल को ली है तो आप 6 हफ्ते तक सेकेंड डोज ले सकते हो। यानी आपका 3 तारीख है तो 10 तारीख मई में आप ले सकते हो वैक्सीन दूसरी डोज। और अगर इस दरमियान 72 घंटों में अगर आपको कुछ तकलीफ नहीं होती, यानी एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते हैं, तो इसकी संभावना काफी कम है कि आपको अब कुछ दर्द होगा या आपको कुछ हल्का फुल्का सा बुखार होगा। जी, तो ऑलरेडी इनके 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई है, तो उम्मीद यही है कि कुछ नहीं होने की संभावना काफी कम हो चुकी है। जी। और डॉक्टर देशमुख, इनका दूसरा सवाल ये है कि अगर इन्होंने पहली डोज कहीं एक शहर में ली है, अब इन्हें कहीं और जाना पड़ता है, तो क्या दूसरी जगह ये कोरोना की जो सेकेंड डोज है वैक्सीन की वो लगवा सकते हैं? आप वैक्सीन की दूसरी खुराक बिल्कुल भारत देश में कहीं भी लगवा सकते हो। अगर आप कोविशील्ड का डोज लेते हो तो दूसरा डोज भी कोविशील्ड का ही लेना है। अगर आप पहला डोज कोवैक्सीन का लेते हो तो दूसरा डोज आप कोवैक्सीन का ही लेना है। आप पहला डोज कहीं भी ले सकते हो, दूसरा डोज कहीं भी ले सकते हो। जी। और अब हम रुक करते हैं कर्नाटक का, जहां से लाल मोहम्मद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। लाल मोहम्मद जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं कर्नाटक गुलबर्गा शाहबाद से बोल रहा हूँ सर। जी जी, अपना सवाल कीजिए। मैं व्यय पर्सन हूँ सर। मैं एक डोज लिया हूँ सर 19 तारीख तीसरा महीने में जी, और अभी दूसरा डोज कभी कितने दिन के बाद ले सकते हैं, और दूसरा लेने के बाद कुछ तकलीफ महसूस होगा सर, जानकारी सर। जी डॉक्टर देशमुख, आपका अगर पहला डोज हो चुका है तो आपका सेकेंड डोज कम से कम 40 दिन के बाद ही होगा, यानी 6 हफ्ते के बाद होगा। शायद आपका अभी डोज का टाइम आ चुका है। अगर पहली बार कुछ होता नहीं है तो दूसरी बार भी आपको कुछ होगा नहीं। आप बिना झिझक से दूसरा डोज बिल्कुल ले सकते हो। जी। और अब हमारे कार्यक्रम के आज के जो लास्ट कॉलर हैं भगवान जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या प्रश्न है। जी भगवान जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा ये प्रश्न है कि दूसरे देश जो है वो क्या कर रहे हैं इस संबंध में, वो कौन सी वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें जो क्या चेंजेस है नए कोविड में और ये पुराने कोविड में क्या अंतर है? जी, नए कोविड और पुराने कोविड में क्या अंतर है डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही पूछा है उन्होंने। नए कोविड यानी पुराना कोविड नहीं होता है। ये वायरस जो होती है हमेशा म्यूटेट होते रहेगी, अपना शरीर बदलते रहेगी, यानी उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। अब वायरस हमेशा म्यूटेट होते रहेगी, लेकिन हमारी जो वैक्सीन है इस म्यूटेशन को भी हरा सकती है, क्योंकि हम इसके अगेंस्ट काफी एंटीबॉडीज पैदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर हेमंत, आपने ये जो बात कही है कि हम वैक्सीन लगवा सकते हैं, समय थोड़ा कम है। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर हेमंत देशमुख ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, आप अपना टीकाकरण जरूर कराएं। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे मुंबई में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।